ब्रह्मनाद में सभी दर्शक मित्रों का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास की विभिन्न शाखाओं से हमें अलग अलग विचारों से अवगत कराया जाता है। भारत में ऐसे बहुत विद्वान प्रवासी आए जो अपने समय में अपने देश के यायावर और विद्वान थे। दोस्तों, उनमें से ही हम थोड़े से लोगों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अल-बेरूनी की। अल-बेरूनी का नाम तो अबू रेहान था, लेकिन उसको अपने कस्बे के नाम से जाना जाता था। वो भारत में आया, लेकिन 17 बार जिसने भारत पर चढ़ाई की थी और कत्लेआम किया था, और हमारे आस्था के केंद्र सोमनाथ मंदिर पर जिसने मारकाट लगाई थी और लूट मचाई थी, शिवलिंग को भी नष्ट किया था, ऐसे आतताई महमूद गजनी के साथ अल-बेरूनी आया था। ये हम पृष्ठभूमि इसलिए दे रहे हैं कि ये सारे प्रवासी जो आए, उनका मकसद यही था कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासकीय और राजनीतिक परिस्थिति का लेखा जोखा करना। दोस्तों, इसी से वे अपनी रणनीति बनाते थे, और भारत तो एक सोने की चिड़िया थी, तो सभी का यहाँ आना और अभ्यास करना ये किसी मकसद के बगैर नहीं था। तो अल-बेरूनी भी आया, हमारे पुरातन ग्रंथों का अभ्यास किया, संस्कृत सीखा, और यहाँ तक सीखा कि संस्कृत में से बहुत सारे हमारे ग्रंथों का उन्होंने अरबी में अनुवाद भी किया। काशी की पंडितों की सभा ने उसका सम्मान भी किया। दोस्तों, वो यहीं से ज्योतिष विद्या सीखा, गणित विद्या सीखा, और चिकित्सा विज्ञान भी उन्होंने भारत में से ही सीखा। बाद में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, तो अपना एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। ये तहकीक-ए-हिंद में उन्होंने अपने प्रवास का एक निचोड़ दे दिया, और उन्होंने बताया कि भारत में तो ब्राह्मणों सब अबूझ है, और हिंदू जाति को अल-बेरूनी ने कूप-मंडूक बताया। ये उसके रिसर्च का नतीजा रहा। ऐसे ही हमारे ये पुरातन काल की बात है, बीच में आज़ादी के समय में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी, भारत एक खोज, जिस पर एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री भी बनी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज में भी पंडित जी ये कहते हैं कि भारत में जात पात और छूत अछूत का चलन ब्राह्मणों ने फैलाया, और उसके लिए ब्राह्मण जाति जिम्मेदार थी।
भारत के प्राचीन ग्रंथों का ऐसे ही अभ्यास किया लोकमान्य तिलक जी ने, लेकिन वो देश प्रेमी थे, संस्कृति प्रेमी थे, तो उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति का एक ऐसा वर्णन किया जो अपनी चरम उत्कर्ष पर थी और जिस संस्कृति ने मानवता को अमूल्य संस्कार धन दिया। इसी संस्कृति ने शून्य से लेकर ब्रह्मांड तक की शोध की और सारे ब्रह्मांड का रहस्य समझाया, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक खोज का विषय रहा है। मित्रों, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कारणों से उसका अलग अलग विश्लेषण किया गया और विदेशियों ने और कभी कभी हमारे अपने देशवासी विद्वानों ने भी बहुत अन्याय कर दिया ब्राह्मण जाति को। हमारे देश में अभी भी एक आंदोलन चल रहा है जो अपनी तरह से ठीक है, हम भी उसके शुभचिंतक है, हम किसी के विरोधी नहीं, और ब्राह्मण कभी किसी का विरोधी रहा ही नहीं है, तभी तो उन्होंने इतनी महान संस्कृति का निर्माण किया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ दिए, लेकिन किसी पर भी ऋषियों ने कॉपीराइट का हक नहीं रखा, वो मानवता के कल्याण के लिए थे। दोस्तों, ऐसा ही एक मूल निवासी आंदोलन चल रहा है जिसका मानना ये है कि ब्राह्मण जाति जो है वो यूरेशिया से आई है, बाहर से आई है, और वो ज़मीन की खोज में निकले थे और नदियों के पानी के लिए तरसे थे, तो यहाँ तक आए और फिर यहाँ अड्डा जमा दिया। और यहाँ एक पुराना धर्म जो चल रहा था, श्रमण धर्म जिसको कहते हैं, उसके साथ उसके वैमनस्य हुए और ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को आगे ले जाने के लिए श्रमण धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे, जातक कथाएं, उनकी नकल की। वो कह रहे हैं ये राम कृष्ण अवतार सारे जो हैं वो ब्राह्मणों ने अपनी मिथ यानी कल्पना से बनाए हैं, और वो नकल है जात कथाओं की। जातक कथाओं में जो पात्र आए हैं उसी को नकल करके उन्होंने कृष्ण और रामावतार का अवतरण किया है, निर्देश किया है, और रामायण महाभारत आदि पुस्तकें भी उसकी नकल ही है। दोस्तों, ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि ब्राह्मणों का इतना विरोध करके, ब्राह्मणों को इतना हीन दिखा के वो कौन सी उपलब्धि करना चाहते हैं। हम ब्राह्मणवाद चलाना नहीं चाहते, लेकिन इतना तो सही है कि अगर हम इस सब सारे चीज़ों की और ये सारे सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे देश में विघटनकारी तत्व जो हैं, जो रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, वो इस देश को तोड़ने के लिए शक्तिशाली हो जाएंगे और हमारी संस्कृति में वो जितना भी खंडन करना चाहे उतना कर सकेंगे। और इस तरह से ब्राह्मण ही संस्कृति का प्रतीक है, ब्राह्मण ही संस्कृति को मुखर रहकर व्यक्त करता है, और भारत की संस्कृति सब तरह के झरनों से बनी हुई एक महान नदी है, फिर भी ब्राह्मण उसमें मुख्य धारा है। और इसी को हम समझाना चाहते हैं नई पीढ़ी को, अपने देशवासियों को और अपने अलग अलग संप्रदाय के दूसरे दोस्तों को भी। ब्राह्मण से ये राष्ट्र है और राष्ट्र से संस्कृति है और संस्कृति से ये देश जो हैं
उसका जीवन है। ब्राह्मण हमारी संस्कृति की आत्मा है और वो भारत की भी आत्मा है। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो देश में आर्थिक और राजकीय वातावरण है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जब से आए हैं तब से उन्होंने ऐसे तत्वों से लड़ाई शुरू कर दी है जो भारत को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। हम उस लड़ाई में सारे ब्राह्मण हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। दोस्तों, आप देखते होंगे अभी जिस थोड़े से दिनों में जो कुछ बना है, राजनीतिक लोग जो पैसों के लिए चोरी करते हैं, पैसों का जो वर्चस्व हो गया है राजनीति और सामाजिक जीवन में, उसकी साफ सफाई चल रही है। अभी हमने देखा बंगाल में कितने पैसे मिले, महाराष्ट्र में आज ही देखा कि कितने को मकान का वचन देकर उसके पैसे राजनीतिक लोगों ने ले लिए। ये हमारे आंदोलन से हम इसलिए जोड़ रहे हैं इस प्रश्न को कि आर्थिक गुनाखोरी या राजनीतिक कपट हमारी संस्कृति को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें इस बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको यही विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम सब साथ मिलकर आज़ादी की शताब्दी की ओर जब बढ़ रहे हैं तब एकजुट हो जाएं। ब्रह्मनाथ का कारण भी यही है और हमने इसीलिए ये प्रतिष्ठान शुरू किया है और ये चैनल ब्रह्मनाथ शुरू की है कि उसको लेकर हम सब संगठित बने, एक विचार पर आ जाएं और संगठित होकर राष्ट्र का नवनिर्माण करें और अपनी संस्कृति को बचाएं। और ये संस्कृति ऐसी है, अगर एक बार उसको नष्ट करने की कोशिश हो गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मण वर्ग का भी अस्तित्व मिट जाएगा। तो बहुत गंभीर हो जाइए दोस्तों। आइए ब्रह्मनाथ में हमारे साथ जुड़िए, ये सारे प्रश्नों पर सोचिए। हम संगठित होकर ब्रह्मवाद को, ब्रह्म जागरण अभियान को मजबूती से आगे ले जाए, बस यही हमारा मकसद है और इस मकसद से जुड़िए। ब्रह्मनाथ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे ब्राह्मण वर्ग के मित्रों तक पहुंचाइए ताकि हम साथ मिलकर आगे और भी काम कर सकें। दोस्तों, आज से हम ब्रह्मनाथ में एक नई श्रेणी शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है वंदे मातरम। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के दरमियान हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और हमारा साक्षर वर्ग या चाहे हमारा युवा वर्ग, आम इंसान हमारे देश के बारे में क्या सोचता है, इस श्रेणी में यही बातें आएगी। आज इस श्रेणी में हम आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर राधा रमन जी का, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, जेपी आंदोलन के एक नवयुवा सैनिक थे और सामाजिक प्रश्नों और आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ते हुए उन्होंने जेलवास भी किया, लेकिन संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, शास्त्री बने, देश विदेश में संस्कृत को फैलाया। फिर हिमाचल विधानसभा भवन के सभापति अध्यक्ष भी बने और विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत ही
एक विद्वान सहयोगी है, तो उनसे हम शुरू कर रहे हैं वंदे मातरम श्रेणी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राधा रमन जी क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में। सम्माननीय श्रोताओं, आज हम उस देश के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसके बारे में इंद्र ने कहा था कि दुनिया में इससे सुंदर देश कोई नहीं है, और वैवस्वत मनु जो 7वें मनु हुए हैं, उन्होंने इसी देश की अस्मिता और स्वाभिमान में जो प्रशंसा की है, उस देश के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, और साथ में यही कि हमारे देश की संस्कृति कैसी रही और उसकी दुनिया में क्या भूमिका थी। आज हम यहाँ से शुरू करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस देश के बारे में कहा गया है कि यही है देश ऋषियों का, जहाँ कंचन बरसते थे, विदेशी लोग सुन सुनकर दर्शन को तरसते थे। ऋषि मुनियों का ये देश विचारशील और त्रिकालदर्शी जितने भी हमारे देश के अंदर ऋषि महर्षि हुए, उनका ये सुंदर देश भारत देश पहले से ही कहलाता था। यहाँ पर छोटी छोटी विभिन्न संस्कृति भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी एक ही संस्कृति ने जिस प्रकार से यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसको हम आज हिंदू संस्कृति बोलते हैं, और उसको हम सनातन संस्कृति भी बोलते हैं। ऐसा भारत देश जो है, इसके बारे में कहा है कि अथ ते कीर्तयिष्यामि वर्षम भारत भारतम प्रियम इंद्रस्य देवस्य मनोरवयवस्वतस्य च, कि मैं उस भारत के यशोगान के बारे में कहता हूँ जो इंद्र का भी प्रिय रहा है जो देश, और वैवस्वत मनु ने जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत सदैव से अनादिकाल से संसार का विश्व गुरु रहा है, और विश्व गुरु रहने का कारण ये है कि यहाँ हमारे देश के अंदर जो संस्कृति पनपी, वो संस्कृति अध्यात्म पर आधारित थी। दैट कल्चर वॉज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। और विश्व के अंदर जो अन्य संस्कृतियों ने जन्म लिया, चाहे वो मिस्र की थी, चाहे वो यूनान की थी, चाहे वो रोम की थी, और अन्य छोटी मोटी संस्कृतियां विकासमान हो रही थी, उन सब का जो आधार है वो लगभग जो है भौतिकवाद पर था। भौतिकवाद पर जो भी चीज खड़ी होगी वो स्थायी हो ही नहीं सकती है। दर्शक मित्रों, वंदे मातरम श्रेणी के अंतर्गत आज आपने डॉक्टर राधा रमन जी के विचार जाने। अगले अंक में हम किसी और हमारे सहयोगी मित्र को लाएंगे जो अपने हृदय में पड़ी हुई हिंदुस्तान की छवि आपको दिखाएगा। आज तो बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर से एक अपील करना चाहते हैं कि आप ब्रह्मनाथ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे ग्रामीण वर्ग तक दूर दूर तक वो पहुँचे, इसमें हमें सहयोग कीजिए। आपका ये सहयोग हमारी संस्कृति को उज्जवल बनाने के यज्ञ में एक बहुत बड़ा आहुति का काम करेगा। तो आइए दोस्तों, हम आपसे प्रेम पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप हमसे जुड़िए और हम इस जगन्नाथ के रथ को आगे बढ़ाते रहें। आज तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई सोच के साथ, कुछ नए विचार के साथ। धन्यवाद। Oh
Oh